तो हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ कुछ झटके आते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? मतलब झटकों में शरीर का एकदम अकड़ जाना, एकदम रिजिड हो जाना, हाथों की मुट्ठियों को बांध लेना झटके के समय में। नमस्कार, मैं अविनाश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट स्वास्थ्य श्रृंखला में, जिसको हम लेकर आते हैं हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा के साथ। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सलाहकार राहुल विश्वकर्मा सर का। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी समय के बाद हम लोग एक बार वापस आ रहे हैं, उसी मंच को साझा कर रहे हैं जिस मंच पे हम आते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं आपको आपके नए मंच के लिए। बहुत बहुत सर, आपका बहुत योगदान है सर। देखिए, ज़रूर बिल्कुल हम लोगों ने एक ये नई जर्नी स्टार्ट की है। उस नई जर्नी का एक नया पड़ाव है और आप सभी लोगों का प्यार अगर मिलता रहा तो ऐसे हम लोग तमाम पड़ावों को जो प्राप्त करेंगे। जी सर। तो जैसा कि हम लोग हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं कि जिससे आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे और आप लोग स्वस्थ रहें। इसी क्रम में राहुल सर से आज हम लोग दिमागी बुखार के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको राहुल सर के माध्यम से देंगे। राहुल सर, दिमागी बुखार क्या होता है, कैसे इसका उपचार है, पूरी जानकारी चाहिए सर। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक, चूँकि मैं जो भी शोज़ करता हूँ, मैं ऑन एयर जो रेडियो पे शो करता हूँ और इसके अलावा मैं जो दूसरे शोज़ करता हूँ आपके साथ, उस पर मैंने देखा है कि जो मेरे साथ जो को-वर्कर्स हैं, जो मेरे होस्ट रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर के आते हैं जिनके बारे में बताना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि उसके बारे में हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को कुछ ना कुछ बता रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज का जो आपने टॉपिक दिया है दिमागी बुखार, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों में भी ये देखने को मिलता है, इनफैक्ट बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यस सर, बच्चों में ज़्यादा है। बिल्कुल। देखिए, वैसे दिमागी बुखार, वैसे अगर ये एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, बताते हैं कि दिमाग पे बुखार चढ़ गया है या दिमाग पे बुखार हो गया है। ठीक, जब आप इसको बायोलॉजिकली देखते हैं, साइंटिफिकली देखते हैं, तब हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली दिमागी बुखार ये कोई बायोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। जी सर। एक विशेष प्रकार की कंडीशन जिसमें आपकी दिमाग और दिमाग की जो ऊपर की परतें होती हैं, मेनिंजेस लेयर जो होती हैं, इनमें इन्फेक्शन या सूजन वगैरह आने की कंडीशन पे फीवर वगैरह तो आता ही है, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपको है तो आपकी बॉडी में फीवर आएगा ही आएगा। जी सर। इसी तरह जब आपको फीवर आता है और फीवर का जो कारण होता है वो आपके दिमाग के परतों में या दिमाग के किसी हिस्से में सूजन या इन्फेक्शन की वजह से जब बुखार आता है, ये समस्या और ये कंडीशन दिमागी बुखार कहलाती है। जब इसको हम बायोलॉजिकली समझते हैं तो ये एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस जैसी समस्या होती है। मतलब सर, दिमागी बुखार जो होता है इसके पहले आदमी के बॉडी में पहले नॉर्मल फीवर जैसे आता है लोगों को, जी, ये इसके बाद होगा क्या? हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन एंटर किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए टीबी का इन्फेक्शन है या कोरोना का इन्फेक्शन है या चिकन पॉक्स वगैरह, ये चेचक वगैरह का इन्फेक्शन है, तो इसके अपने अपने साइट्स होते हैं। जैसे चेचक निकलेगा तो आपके बॉडी के आउटर सरफेस पे छाले फफोले ये निकलेंगे। कोविड जैसा जो इन्फेक्शन है वो आपके सांस और जो सांस तंत्र है, श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको प्रभावित करता है। ट्यूबरकुलोसिस आपके विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित कर सकता है, लीवर किडनी को या हड्डियों को प्रभावित कर सकता है। हमारे दिमाग को भी टीबी जो है वो प्रभावित कर सकता है। दिमागी टीबी भी होती है, जो दिमाग में टीबी हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दिमागी बुखार का ही टाइप है। तो मतलब इन्फेक्शन आता है हमारे बॉडी में, फीवर आता है, लेकिन वो इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे हमारे दिमाग तक या दिमाग की जो ऊपरी परतें होती हैं उन तक रीच कर जाता है, तब ये जो कंडीशन है ये दिमागी बुखार कहलाती है। सर, दिमागी बुखार जो होता है इसके सिम्टम्स क्या हैं? मतलब हम आम आदमी तो जान नहीं पाएगा सर कि इसके दिमाग में बुखार हो गया है या इसको क्या समस्या है। जी, तो कैसे, क्या लक्षण है कि आदमी को ये पता चल जाए कि दिमागी बुखार इसको हुआ है? बिल्कुल। इसी श्रृंखला में देखिए एक और अच्छा प्रश्न आपने पूछा। दिमागी बुखार के जो आप लक्षणों की बात कर रहे हैं, जैसे जो साधारण फीवर होता है उसमें यूजुअली आप देखेंगे कि बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा या सर में दर्द होगा, ऐसी लक्षण जो है वो साधारण बुखार में आपको देखने को आते हैं। जी सर। जब दिमागी बुखार होता है, स्पेशली मैं अभी बात करता हूँ बच्चों की, क्योंकि दिमागी बुखार बड़ों से ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर होना और डेवलपिंग फेज़ में होना, इसके कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये ज़्यादा आता है। जी सर।
देखिए, इस चीज़ को अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें, अपने व्यूअर्स को समझाने का यदि प्रयास करें, तो जो दिमागी बुखार होता है, जैसे बच्चों में अगर किसी में हो गया तो उनको हाई ग्रेड फीवर के साथ साथ कुछ झटके आते हैं, ठीक है। झटकों में शरीर का एकदम अकड़ जाना, एकदम रिजिड हो जाना, हाथों की मुट्ठियों को बांध लेना झटके के समय में। जब झटका आता है उस समय में मुट्ठियों को बांध लेना, शरीर पूरा अकड़ जाना, आंखें पलटना, एकदम शरीर तन जाना, ये जो लक्षण होते हैं ये दिमागी बुखार के होते हैं। यदि किसी एडल्ट को भी अगर दिमागी बुखार होता है तो उसको भी ये लक्षण आएंगे, उसको झटके आ सकते हैं, सीजर्स, इनको मतलब आप जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उसमें सीजर्स बोलते हैं। तो दिमागी बुखार में इसमें मतलब फीवर के साथ साथ और जो दूसरे लक्षण हैं इसके साथ साथ सीजर्स आते हैं बच्चों जी। बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी सीजर्स आ सकते हैं। अगर एडल्ट को भी एन्सेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस जैसी समस्या है, इसके बाद फिर जो इसका अगला सिम्टम होता है, मतलब डेवलप्ड फेज़ होता है, जब बीमारी आपके शरीर में डेवलप कर चुकी है तो उसमें फिर अनकॉन्शियसनेस और कोमा जैसी भी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अच्छा सर जी। जैसे सर हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है जी। ज़्यादातर इंटीरियर की पॉपुलेशन है, गांव में रहती है। जी। भाई शहर में है तो अस्पताल बगल में है, अपना आ जाएंगे तुरंत। लेकिन घरेलू उपचार क्या है इसका सर? बिल्कुल, देखिए इसके जो घरेलू उपचार हैं, क्योंकि जब झटके आते हैं, सीजर्स आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैनिक वाला माहौल बन जाता है, लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। जब भी कभी सीजर्स आते हैं या झटके आते हैं स्पेशली बच्चों में, तो देखिए जो हमारा मेन टारगेट होता है, मेन गोल होता है, वो होता है कि फ़ीवर को कम करना, ठीक है। जो बॉडी का राइज टेम्परेचर है उसको कम करना, हथेलियों पे, बगलों में या पानी की पट्टी की सिकाई करना, सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखना, ठीक है। और ऑनसेट मतलब एट दैट टाइम आप उसको फ़ीवर की कोई मेडिसिन दे दीजिए जिसके वजह से थोड़ा फ़ीवर भी कंट्रोल होगा, जैसे पैरासीटामोल लाइक समथिंग। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं जिससे ये आपको कंट्रोल हो जाएगा। बट ये घरेलू नुस्खे अपनाने के साथ साथ आपको इमीडिएटली जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो ये हो गया कि जिससे आपको थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, आप थोड़े टाइम के लिए आपको मतलब राहत मिल सकती है। बट वो इन्फेक्शन जो आपके ब्रेन में या ब्रेन के परतों में ग्रो हो रहा है उसको काउंटर करने के लिए दवाओं की और जांच की आवश्यकता होती है, जो कि आपको हेल्थ केयर सेंटर्स पे ही मिल सकती हैं। तो आप उस समय पर ठंडे पानी की पट्टी हो गया, बुखार की कोई दवा वगैरह हो गई, इन चीज़ों का सेवन करके और फिर मतलब तत्काल प्रभाव से जो हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट। मतलब इतना समय मिल जाएगा इनसे कि आप अस्पताल आराम से पहुंच बिल्कुल बिल्कुल। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दिमागी बुखार को जांच करने के लिए कौन से टेस्ट कराएं? हाँ, देखिए दिमागी बुखार को बेसिकली जांच करने के लिए जैसे क्या होता है कि हम कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट पहले करते हैं, जैसे सीबीसी हो गया, सीआरपी हो गया, ईएसआर हो गया, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या सी रिएक्टिव प्रोटीन। इन सभी से हम ये डिटेक्ट करते हैं कि हमारे बॉडी में किसी तरह का एक्टिव इन्फेक्शन है या नहीं। इसके साथ ही साथ बट इससे 100% वो चीज़ें मतलब क्लियर नहीं होती हैं। इसके साथ ही साथ हमें कुछ रेडियो स्कैन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम सीटी स्कैन या एमआरआई करके ब्रेन के जो टिश्यूज़ होते हैं, जो उनकी सेल्स होती हैं, उसकी जो लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं, उनकी स्थिति को हम देखते हैं, मतलब इमेजिंग के प्रोसीजर के माध्यम से, जिसमें सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन करके ये चीज़ें हमको पता चलती हैं। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे दवा और डोजेज बताएं बच्चों के मामले में कि अगर आदमी ना पहुंच पाए तत्काल अस्पताल तो कुछ बच्चे को दे सके जिससे कुछ उसको आराम मिल सके। जी बिल्कुल, देखिए अगर कोई बच्चा है या एडल्ट है तो ऐसे कंडीशन में चूँकि जो कंडीशन ख़राब होती है, वर्स्ट बनती है, वो बनती है फीवर की वजह से। हाई ग्रेड का फीवर आता है और उसके वजह से मतलब ये समस्याएं होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें पैरासीटामोल की, बच्चा है तो कोई सिरप या एडल्ट है तो टैबलेट वगैरह दे सकते हैं। अब हाईली स्पेशलाइज सेंटर पे आप जाएंगे तब तो वो इंजेक्शन्स और वो ड्रिप वगैरह का सारा अरेंजमेंट रहता है वहाँ पे। बट आप घर पे होम रेमेडी में पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन में कुछ दवाइयाँ बताता हूँ जिनसे आपको मतलब ये आइडिया लग जाएगा कि ये दवाइयाँ यूजुअली घरों में अवेलेबल भी रहती हैं। देखिए ऐसे कंडीशन में जब कभी भी ऐसा हाई ग्रेड का फीवर आ रहा है और आपको आइडिया नहीं है कि हमें किस टाइप का इन्फेक्शन है, ऐसे कंडीशन में आपको डिस्प्रिन तो बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा। और डिस्प्रिन जो होती है वो डेंगू जैसे केसेस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। डिफरेंट टाइप के दूसरे जो दिमागी बुखार होते हैं, एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, डेंगू का फीवर या दूसरे वायरसेस की वजह से, इनमें क्या होता है हमारा प्लेटलेट लेवल डाउन रहता है। तो प्लेटलेट लेवल डाउन होने की वजह से हम
डिस्प्रिन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो एंटी प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट्स उससे और ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। तो डिस्प्रिन जैसी दवा बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसके अलावा जो लोग मतलब घर पे दवाइयाँ रखते हैं, कुछ कॉमन मेडिसिन रखते हैं, उसमें से पैरासीटामोल हो गया, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल जिसको आप यूजुअली ज़ीरोडॉल पी या ज़ीरोडॉल एसपी जैसे नाम से आपको घरों में अवेलेबल रहती है। इसके अलावा जो आइबुप्रोफेन होती है, जिसको आइबुजेसिक या कॉम्बीफ्लैम जैसी दवाइयों के नाम से जानते हैं, आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल मिली होती है। नीमेसुलाइड पैरासीटामोल दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, एसिक्लोफिनेक दे सकते हैं, पैरासीटामोल, डोलो या कैल्पोल तो आप दे ही सकते हैं। तो ये बेसिक दवाइयाँ हैं जिनको आप दे सकते हैं और इसके बाद आपको लेकिन सर दवा दें लेकिन डॉक्टर की सलाह पर ही दें। बिल्कुल बिल्कुल आप दवा दे सकते हैं, बट एक बार किसी परामर्शदाता की सलाह लेना आपके लिए उचित रहता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि डेंगू जैसे फीवर में इसको अवॉइड करना रहता है। ऐसे बहुत से कंडीशंस होते हैं जिनको मैं आपको सभी एक साथ में नहीं बता सकता, तो इसलिए यहाँ पे एक हेल्थ केयर एडवाइज़र की नीड ज़रूरी हो जाती है। चलिए सर, राहुल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आगे भी आप लोगों को जागरूक करते रहेंगे। जी बिल्कुल, हम लोगों को आगे भी जागरूक करते रहेंगे और स्पेशली जो हमारा ये शो है टॉक्स विद अभी, हमारा जो चैनल है, हमारा जो शो इस पे चलता है स्वास्थ्य श्रृंखला, इसके माध्यम से हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में तमाम तरह की जानकारियाँ देते रहेंगे और हमारे अविनाश सर ऐसे तमाम तरह के टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे जिन पे हम लोग आपको जागरूक करेंगे, चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे और आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। राहुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।